रहीम आज हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स किसे कहते हैं, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, और दूसरा हम देखेंगे कि मिक्सचर किसे कहते हैं। पहली चीज़ क्या है, केमिकल कंपाउंड। एनी सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स। अब वो कह रहा है ऐसी चीज़ जो कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बनी हो, जो कि एटम्स पे मुश्तमिल हो, एक एटम या ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स के। अब वो कह रहा है केमिकल एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो आपस में मिले हों, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हों, तो वो क्या बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड। The fundamental principle of the science of chemistry is that the atoms of different elements can combine with one another to form chemical compounds। अब वो कह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है साइंस केमिस्ट्री का, वो क्या कहता है, जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। मीथेन फॉर एग्जांपल विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ रेशो 4 हाइड्रोजन एटम्स फॉर ईच कार्बन एटम इज़ नॉन टू कंटेन डिस्टिंक्ट CH4 मॉलिक्यूल्स। अब वो कह रहे हैं हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है मीथेन की, जो कि बनता है कार्बन और हाइड्रोजन से। किस रेशो में, 1:4 में, मतलब 4 हाइड्रोजन होते हैं और 1 कार्बन होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, CH4। ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड सच एज CH4 इंडिकेट्स द टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब CH4 में बता रहा है कि इसमें कितने एटम्स हैं। हमें पता चल रहा है C सिंगल है, मतलब 1 कार्बन है, H4 मतलब 4 हाइड्रोजन है। हमें इसके नाम से पता चल जाता है इसके अंदर फार्मूला से पता चलता है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं। वाटर विच इज़ अ केमिकल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम कंटेन H2O मॉलिक्यूल्स। अब वो कह रहा है पानी जो है वो भी एक केमिकल कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है। आगे सोडियम क्लोराइड इज़ अ केमिकल कंपाउंड formed from sodium and chlorine in a 1:1 ratio. Although the formula of sodium chloride is NaCl, the substances mentioned above exemplify the two basic types of chemical compounds, molecular, covalent, and ionic. Methane and water are composed of molecules, that is, they are molecular compounds. Sodium chloride, on the other hand, contain ions. It is called an ionic compound. अब हमें वो बता रहा है कि हमने जो ऊपर देखे हैं, हमने मीथेन और वाटर की एग्जांपल पढ़ी है, इसमें हमने देखा है कि इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और कार्बन के, जो आपस में मिले हैं, उन्होंने कंपाउंड्स बनाए हैं। दूसरा, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें हमारे पास इसमें सोडियम और क्लोरीन का आयन है, जो कि आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो इसकी बेस पे उसने कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और सेकंड इज़ आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब जो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, और जो आयन से मिलके बनते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। In fact, there are millions of chemical compounds known and many more millions are possible. Most substances found in nature such as wood, soil, and rock are mixtures of chemical compounds. These substances can be separated into their constituent compounds by physical methods, which are methods that do not change the way in which atoms are aggregated within the compounds. अब वो कह रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हमें पता है कि हैं, और बहुत ज़्यादा और भी बन सकते हैं। अब वो कह रहा है जैसे कि वुड है, सॉइल है, रॉक है, ये सारे मिक्सचर्स हैं केमिकल कंपाउंड्स के। अब वो कह रहा है जो ये चीज़ें हैं हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स में फिजिकल मेथड्स के ज़रिए, लेकिन इसके एटम्स के अरेंजमेंट को चेंज नहीं करता, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर होता है। ठीक है, कंपाउंड के अंदर होता है। Compounds can be broken down into their constituent elements by chemical changes। अब वो कह रहे हैं कि हम इसके एटम्स को तो चेंज कर सकते हैं, हम इन्हें तोड़ सकते हैं केमिकल चेंजेस के ज़रिए। अ केमिकल चेंज दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इज़ वन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स इज़ अल्टर्ड। अब वो कह रहे हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम एटम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम चेंज करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ द बर्निंग ऑफ मिथेन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने मिथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया तो हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसने रिएक्शन दिखा दी है, CH4+2O2
इसका हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Chemical compounds at ordinary temperatures and pressures, some are solid, some are liquids and some are gases। अब वो कह रहा है कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसेस हैं, ठीक है। द कलर्स ऑफ द वेरियस कंपाउंड स्पैन दोज ऑफ द रेनबो। सम कंपाउंड्स आर हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमंस। अब वो कह रहा है जिनके कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं और जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो ह्यूमंस के लिए बहुत टॉक्सिक हैं। वेयर एज अदर्स आर असेंशियल फॉर लाइफ, और कुछ ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। Substitution of only a single atom within a compound may be responsible for changing the color, odor or toxicity of the substance। अब अगर सिर्फ एक एटम चेंज करने से कंपाउंड में हमारे पास उसकी हर चीज़ चेंज हो जाती है, कलर, odor और टॉक्सिसिटी, मतलब वो टोटली चेंज हो जाता है सिर्फ एक एटम को चेंज करने से। Out of this great diversity, classification system have been developed. An example is the classification of the compound as molecular or ionic. Compounds are also classified as organic or inorganic because of the great variety of ways that carbon can bond with itself and other elements. There are more than 9 million organic compounds. अब वो कह रहा है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमने इसका बनाया है। हमने इसकी दो तरह से क्लासिफिकेशन की है, मॉलिक्यूलर और आयनिक, और हमने इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसने में 9 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद उसने में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बता दिया है। हीलियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है जिसमें कि सिंपल एक तरह के एटम होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट। और जिसमें दो या उससे ज़्यादा तरह के एटम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर्स। अ मिक्सचर इज़ अ कंपाउंड दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 more केमिकल कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंबाइन टुगेदर केमिकली। अब वो कह रहा है कि मिक्सचर, हमें नाम से पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें मिक्स हुई होंगी इसके अंदर, तो वो हमें कह रहा है जो मिक्सचर है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स या चीज़ें होती हैं जो कि आपस में केमिकली कंबाइन नहीं करती। फिजिकली तो वो उसके साथ है लेकिन केमिकली वो उसके साथ कंबाइन नहीं कर रही। It is the physical combination of 2 or more substances that are able to retain their individual identities while they are mixed to form solution, suspensions और colloids। अब वो कह रहा है कि अपनी फिजिकल कम्बिनेशन है दो या से ज़्यादा चीज़ों का जो कि अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को बरकरार रखते हैं और सोल्यूशन, सस्पेंशन या कोलाइड्स बनाते हैं। फिजिकल मीन्स कैन बी यूज टू सेपरेट दैम। अब वो कह रहा है कि हम इन्हें फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब हम इन्हें अलग कर सकते हैं। A solution of salt and water, a combination of sugar and water, various gases, air एंड सो ऑन आर एग्जाम्पल्स। अब ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं, मिक्सचर की। मतलब हमने पानी में नमक डाल लिया या पानी में चीनी डाल दी या इस तरह से हमने, जैसे हवा है हमारे पास, गैसेस हैं, ये सब मिक्सचर की एग्जाम्पल है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी कम्बिनेशन डू नॉट यूनाइट थ्रू एनी केमिकल चेंजेस। अब वो कह रहा है कि जो डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली आपस में नहीं होते, सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के साथ होते हैं। As a result, the components retain their distinct characteristic. In addition, unlike in a compound, the components in a mixture do not combine chemically to produce new material. Instead, they just mix and maintain their original characteristic. अब वो कह रहा है कंपाउंड में तो हम एटम्स को डालते हैं तो वो बिल्कुल हमारे पास एक नई चीज़ बन जाती है, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि हम दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो वो फिज़िकली तो चेंज होते हैं लेकिन केमिकली नहीं होते। जैसे कि अगर हम पानी में चीनी डालते हैं तो हमारे पास पानी का भी टेस्ट रहता है और चीनी भी, हमें पता चलता है कि इसके अंदर हमने चीनी डाली हुई है, ठीक है ना। तो उन दोनों की अपनी जो फिजिकल या ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मेंटेन रहती हैं, ठीक है। आगे प्रॉपर्टीज़ हैं मिक्सचर की। All the components or substances in a mixture retain their original physical properties. The mixture can be separated into its components physically by using some techniques. Components in a mixture may or may not be in a fixed proportion and can vary in quantity। ठीक है, ये सब उसने हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। आगे उसने हमें कुछ एग्जांपल्स बताई हैं इसकी। फर्स्ट है स्मोक। स्मोक मिक्सचर है किसका, स्मोक का और फोक का। आगे है सीमर्थ जो कि सैंड, वाटर और ग्रेवल से मिलकर बना है। आगे सी वाटर है पानी और साल्ट का। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल, एयर, ऑर्गेनिक मिनरल्स, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ब्लड इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। गैसोलीन इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम एंड फ्यूल एडिटिव्स। ठीक है, ये उसने हमें सारे इसकी एग्जाम्पल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब हमने इसमें पढ़ना, आज का टॉपिक हमारा एवेपोरेशन।
Evaporation, a process by which an element or compound transitions from its liquid state to its gaseous state below the temperature at which it boils. अब वो कह रहा है वेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट या कंपाउंड चेंज होते हैं अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में उस टेम्परेचर पर जो कि उनके बॉइलिंग टेम्परेचर से कम होता है। इन पर्टिकुलर द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर एंटर्स द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर इन द वाटर साइकिल। अब वो कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो पानी है लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर में एंटर होता है अपने वाटर वेपर्स की सूरत में वाटर साइकिल में। ठीक है। In order for a liquid molecule to escape into the gas state, the molecule must have enough kinetic energy to overcome the intermolecular attractive forces in the liquid। अब वो कह रहा है कि लिक्विड मॉलिक्यूल का गैस स्टेट में चेंज होने के लिए उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो है लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उस पर ओवरकम कर सके। A given liquid sample will have molecules with a wide range of kinetic energies। अब वो कह रहा है जो लिक्विड हमें दिया उसमें काइनेटिक एनर्जीज हैं काफ़ी सारी हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव दिस सर्टेन थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी एस्केप द सरफेस एंड बिकम वेपर। अब वो कह रहा है जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो अपना जो सरफेस है उसको छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। As a result, the liquid molecules that remain now have lower kinetic energy। अब वो कह रहा है कि इसके नतीजे में जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो लिक्विड ही रह जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते। एज द वेपरेशन अकर्स द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेस। अब वो कह रहे हैं जब वेपरेशन होती है तो जो टेम्परेचर होता है बाकी लिक्विड का वो कम हो जाता है। ऑन अ हॉट डे द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेस्पिरेशन absorb body heat and evaporate from the surface of your skin। अब वो कह रहा है गर्मियों में क्या होता है जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो पसीने की सूरत में निकलते हैं, बॉडी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, निकल जाते हैं और क्या करते हैं हमारी स्किन के सरफेस से एवेपोरेट हो जाते हैं। द एवेपोरेशन प्रोसेस लीव्स द रिमेनिंग प्रेस्पिरेशन कूलर विच इन टर्न एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम योर बॉडी। अब वो कह रहा है जो वेपरेशन प्रोसेस है वो एक तो हमारी बॉडी को ठंडा करता है और फिर जो हीट है और हमारी बॉडी से जो मज़ीद हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये उसने हमें दिखा दिया कि ए वाले में वाटर वेपर्स जो हैं वो निकल रहे हैं और अगर हम उसका ढक्कन बंद कर देंगे तो जितने वेपर्स बनेंगे वो वापस ही आ जाएंगे और वेपरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। A given liquid will evaporate more quickly when it is heated। अब वो कह रहा है वो जल्दी evaporate होगा जब हम उसे गर्म करेंगे। This is because the heating process results in a greater fraction of liquid's molecules having the necessary kinetic energy to escape the surface of the liquid। अब वो कह रहा है हीटिंग की वजह से क्या होता है जो लिक्विड के अंदर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी बहुत जल्दी गेन करते हैं और फिर लिक्विड की सरफेस से निकल जाते हैं। अब ये उसने हमें दिखाई है स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वर्किंग ऑफ एन एयर कूलर। अब पीछे उन्होंने लगाया हुआ एवेपोरेशन पैड, हॉट एयर जा रही है अंदर, एवेपोरेशन हो रही है और कूल एयर बाहर आ रही है फ़ैन से। ठीक है। और नीचे उसने हमारे पास पंप लगाया हुआ और रिजर्वायर लगाया हुआ है। ठीक है। इस तरीके से एवेपोरेशन होती है और कूलर हमें ठंडी हवा देता है। अगला टॉपिक है आपका डिस्टिलेशन। Distillation involves the conversion of a liquid into vapor that is subsequently condensed back to liquid form। अब वो कह रहा है डिस्टिलेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद उसको हम वापस कंडेंस करते हैं उसके लिक्विड फॉर्म में। मतलब लिक्विड पहले वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और फिर हम उन्हीं वेपर्स को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। When steam from a kettle becomes deposited on as drops of distilled water on a cold surface। अब वो कह रहा है जो स्टीम होती है केटल के अंदर वो छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में आ जाती है कोल्ड सरफेस पे। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम किसी गर्म चीज़ के ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो उसके अंदर से जो स्टीम निकल रही होती है वो ऊपर पानी की सूरत में जमा होती जाती है। Distillation is used to separate liquid from non-volatile solids as in the separation of gasoline, kerosene and lubricating oil from crude oil।
अब वो कह रहा है डिस्टिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड को सेपरेट करने के लिए नॉन वोलेटाइल सॉलिड से, और गैसोलीन, केरोसिन और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को क्रूड ऑयल से। मतलब ये हम लिक्विड्स की सेपरेशन के लिए भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंक्लूड द प्रोसेसिंग ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एज formaldehyde and phenol and desalination of sea water। अब वो कह रहे हैं इसके अलावा हम इसको केमिकल प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल है, और हम इसको सी वाटर को डिसैलिनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन रेफर्स टू द सेलेक्टिव बॉइलिंग एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर। अब वो कह रहा है जो डिस्टिलेशन है वो सेलेक्टिव बॉइलिंग और सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन जो है कंपोनेंट की लिक्विड मिक्सचर में उस पर काम करता है। It is a separation technique that can be used to either increase the concentration of a particular component in the mixture or to obtain pure component from the mixture। अब वो कह रहे हैं एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम या तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, किसी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने प्योर कंपोनेंट्स को मिक्सचर से निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एक्सप्लॉइट्स द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन द लिक्विड मिक्सचर बाय फोर्सिंग वन ऑफ देम इनटू गैसियस स्टेट। अब वो कह रहा है जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का वो लिक्विड मिक्सचर में फोर्स करता है ताकि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डिस्टिलेशन इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस। अब वो कह रहा है कि जो डिस्टिलेशन है वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसमें हम फिजिकली सेपरेशन करते हैं। आगे उसने डिस्टिलेशन का प्रोसेस बता दिया है। ये नीचे उसने हमारे पास एक फनल रखी हुई है जिसमें वो बॉईल कर रहा है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो रहा है, और हमारे पास एक ट्यूब लगी हुई है जिसमें से कि वाटर वेपर्स कंडेंस हो रहे हैं और वापस लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास नीचे बीकर में कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। रोल ऑफ लाउड्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ये आगे उसने हमें बता दिया कि राउट्स लॉ क्या है और डाल्टन्स लॉ क्या है। ठीक है। The temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to the pressure of the surrounding area is known as the boiling point of that liquid। अब वो कह रहा है वो टेम्परेचर जिस पे कि वाटर वेपर्स जो हैं पानी के या लिक्विड के इक्वल हो जाते हैं किसके, प्रेशर ऑफ सराउंडिंग एरिया के इर्द गिर्द वाले प्रेशर के बराबर जब वो हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। एट दिस टेम्परेचर पॉइंट the liquid is converted into its vapor form via the formation of vapor bubbles at its bulk। अब वो कह रहा है इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है अपने वेपर्स में वेपर बबल की सूरत में। फॉर अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स द डिस्टिलेशन प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन डाल्टन्स लॉ एंड राउट्स लॉ। अब वो कह रहा है अगर लिक्विड का मिक्सचर हो तो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है किस पे, राउट्स लॉ या डाल्टन्स लॉ पे। As per Raoult's law, the partial pressure of a single liquid component in an ideal liquid mixture equal the product of water vapor of pure component and its mole fraction। अब राउल्ट्स के मुताबिक क्या है, वो कह रहा है जो पार्शियल प्रेशर है सिंगल लिक्विड कंपोनेंट का आइडियल मिक्सचर में वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, के जो उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वो और उसका जो मोल फ्रैक्शन है इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है क्या, पार्शियल प्रेशर आइडियल लिक्विड मिक्सचर का। ठीक है, आइडियल स्टेट में। राउल्ट ये कहता है अगर डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस। अब वो ये डाल्टन्स क्या कहता है, जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का गैसेस के वो किसके बराबर है, तमाम जो उसके अंदर गैसेस हैं उन सब के सम के, पार्शियल प्रेशर्स के सम के। When a mixture of liquids is heated, the vapor pressure of the individual components increases। अब वो कह रहा है जब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं तो जिसका वेपर प्रेशर है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का वो इंक्रीज होता है, विच इन टर्न इंक्रीजेज द टोटल वेपर प्रेशर, जिसके नतीजे में टोटल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर द मिक्सचर कैन नॉट हैव मल्टीपल बॉइलिंग पॉइंट्स एट अ गिवन कंपोजिशन एंड प्रेशर। तो वो कह रहा है इसलिए जो मिक्सचर है उसके पास मल्टी बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते
गिवन कंपोजिशन एंड प्रेशर पे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मिक्सचर है लिक्विड्स का, तो वो फिर एक ही कंसिडर किया जाता है। आगे उसने हमें डिस्टिलेशन के टाइप्स बता दिए हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन, शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन एंड जोन डिस्टिलेशन।